स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज का टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी से पहले हम लोग जेनेटिक के टर्म के बारे में बात करेंगे। अच्छा, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या कोई ट्रेड जो होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो जेनेटिक जो होती है, ये इसके ऊपर सबसे पहले जो उन्होंने काम किया था उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका वर्क जो था वो पहली बार जेनेटिक पे था। और अब जेनेटिक की अगर हम बात करें तो जेनेटिक जो शब्द था वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया था। वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेटसन। उन्होंने पहली बार जेनेटिक शब्द का यूज किया। तो जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब एक प्लांट ब्रीडर थे। प्लांट ब्रीडर का मतलब क्या होता था कि ये जो है प्लांट को चूज करते थे। प्लांट को चूज करने के बाद उसे आर्टिफिशियली जो है उसमें क्रॉसिंग कराते थे, और क्रॉसिंग करने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी उसका अध्ययन करते थे। इसलिए बेसिकली क्या थे, प्लांट ब्रीडर थे। तो इन्होंने अपना जो काम किया था वो 2 प्लांट पे किया था। बस आपकी बुक में एक ही है। अब पहला तो पी प्लांट, गार्डन पी, जिसे हम पाइजन सटाइवन के नाम से कहा जाना जाता है। 7 साल तक लगभग इन्होंने इसके ऊपर काम किया। एक दूसरा प्लांट आता है जिसे हम कहते हैं डकवीड, हेरासियम नाम का प्लांट होता है, उस पर भी उन्होंने काम किया था। तो जो पी प्लांट था उन्होंने 7 वर्षों तक जो काम किया, काम करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन पाया। उसी कंक्लूजन को इन्होंने आगे चल के जो है एक वैज्ञानिक था जिनका नाम कोरेंस था। उन्होंने फिर क्या किया, इन्हीं कंक्लूजन को पढ़ के फिर उन्होंने मेंडल के 3 नियम डिसाइड किए, जिसमें से आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये कोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने मेंडल के कंक्लूजन को देखते हुए उन्होंने ये 3 जो है लॉ बनाए हुए थे। अब क्या होता है कि मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया? तो मेंडल को पी प्लांट चूज करने के पहले सबसे पहला जो मेन रीजन था कि जो पी प्लांट होता है वो जो उसका फ्लावर होता है वो क्लोज होता है। अब क्लोज होने से फायदा ये हो जाता है कि इसको कोई बाहर का जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो पोलिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब क्रॉस पोलिनेशन की संभावना यहाँ खत्म हो जाती है। तो आप मान लीजिए किसी पार्टिकुलर ट्रेड का, अगर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर का अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ क्रॉसिंग जब नहीं हो पाएगी, कोई दूसरा पोलिनेट नहीं कर पाएगा, तो आप उस कैरेक्टर को कई जनरेशन तक क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो पहला जो रीजन था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट चूज किया ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को रोक सके, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा हो सके। तो पहला रीजन था। दूसरा जो रीजन था कि ये पी प्लांट होता है इसकी लाइफ स्पैन 60 होती है, वो इसे आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। तो लाइफ स्पैन 60 होने की वजह से, क्योंकि 4 महीने की ये बात होती है, 4 महीने के बाद इसकी जो है नई जनरेशन को ग्रो कराया जा सकता था। तो लगभग साल भर में ये 3 से 4 बार पी प्लांट को ग्रो करा के उसकी प्रोजनी का, उसकी आने वाली पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन कर लेते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। साथ साथ अब तो पी प्लांट जो था वो क्या था, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन मेंडल ने केवल 7 पेयर कैरेक्टर को ही चूज किया, और उसी 7 पेयर कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई सारे हाइब्रिडेशन टेक्निक का अपनाया। वही चल के हम मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में क्या है, मेंडल जब उन्होंने क्रॉसिंग कराई तो एक समय में केवल किसी एक ही ट्रेड के बारे में उन्होंने जब जानने की कोशिश की तो उसे हम कह दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब एक समय में 2 कैरेक्टर को एक साथ अध्ययन करना चाहा, एक ही प्लांट में एक ही समय जब 2 कैरेक्टर का अध्ययन करना चाहा उन्होंने, उसे हम डाईहाइब्रिड क्लास के नाम से जानते हैं। उससे पहले हम जान लें कि देखिए हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारी जो पॉपुलेशन में होती है, उसमें 3 टाइप के एलील मेनली पाए जाते हैं, जिसमें से कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये जो एलील कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी पॉपुलेशन में, ये जो आपको एलील कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इसे हम जीनोटाइप कहते हैं। पर किसी एक इंडिविजुअल में अगर हम बात करें, पर्सन टू पर्सन बात करें, तो उसमें केवल इसी में से एक ही ट्रेट पाया जाएगा। या तो उसके पास कैपिटल टी होगा, या तो उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो उसके पास स्मॉल टी होगा। क्योंकि हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और मेंडेलियन जो जेनेटिक्स था वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए ही वैलिड था। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के पास उसके पास एक जीन की 2 कॉपी होती हैं, उन्हीं 2 कॉपी को हम एलील के नाम से जानते हैं। अब उसमें से हो सकता है एक दोनों कॉपियां डोमिनेंट टाइप की होंगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है एक कॉपी जो है आपकी डोमिनेंट है, ओरिजिनल हो, दूसरा रिसेसिव हो या मॉडिफाइड हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा। या हो सकता है म्यूटेशन की वजह से दोनों जो डोमिनेंट एलील थी वो म्यूटेट होके स्मॉल टी बना दी, रिसेसिव बन गई, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं ये एलील कॉम्बिनेशन, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब इनके इस एलील कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्ट देखने को मिलता है, जो आप किसी प्लांट को देख के पता लगा लेते हैं कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को हम क्या कह देते हैं, फिनोटाइप कह देते हैं। तो मेंडल ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक समय जब एक कैरेक्टर का अध्ययन करना चाहा, जैसे कहा उन्हें कह दिया कि ये मोनोहाइब्रिड है। अब जैसे यहाँ देख पाऊं मैं, उन्होंने पहली जनरेशन में, पेरेंटल जनरेशन में पेवल लाइन ली,
पेयर लाइन का मतलब क्या हो गया, वो होमोजाइगस कंडीशन में आया। ये जो कैपिटल टी है होमोजाइगस है, ये स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है। और होमोजाइगस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, पेरेंटल जनरेशन को चूज किया। फिर यहाँ से इन्होंने गैमीट बनाया। आप जानते हो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है, तो गैमीट में केवल सिंगल एलील ही जाती है। तो सिंगल एलील यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से सिंगल एलील जाएगा, तो कितना जाएगा, यहाँ कैपिटल है तो एक एलील आके आया, तो ये जो गैमीट बना स्मॉल कैपिटल टी यहाँ बन गया और यहाँ क्या बन गया, स्मॉल टी बन गया। ये क्या आ गई, हमारी गैमीट आ गई, ये हमारी गैमीट आ गई। अब ये गैमीट का आपस में क्या हो गया, क्रॉसिंग हो गई, गैमीट का क्रॉसिंग हुआ और क्रॉसिंग से जो पहली बार जनरेशन आई उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दिखने को मिला। ये हम हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। हेट्रोजाइगस में मैंने क्या बताया, देखिए जीन की 2 कॉपी है, मैंने हमेशा बताया। ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया ना, ये तो गैमीट था और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो 2 कॉपी पाई जाएंगी। अब इसमें से देखिए एक कॉपी डोमिनेंट है, एक कॉपी रिसेसिव है, और हमेशा ही जब भी डोमिनेंट कॉपी पाई जाएगी वो अपने आप को 100% रिसेसिव जो है डोमिनेट करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अब रिसेसिव का मतलब समझिए क्या, रिसेसिव डोमिनेंट का क्या फंडा है ये आप समझिए। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो जीन है वो क्या कर रही है, वो आपकी आरएनए बना रही है, जो आपकी जीन है या एलील है वो आरएनए बना रही है, और आरएनए प्रोटीन बना रही है। ये प्रोटीन आगे हार्मोन्स में कन्वर्ट होगी और हार्मोन्स जैसे जेबरिलिन बना देगी। और जेबरिलिन के बारे में आप जानते हैं कि जेबरिलिन क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को करता है। तो अगर एक्टिव एलील है तभी तो आरएनए बनेगा, जब आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन हार्मोन्स बनाएगी। लेकिन मान लीजिए अब एलील आपकी रिसेसिव हो तो क्या आरएनए बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, तो आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या प्लांट टाल हो पाएगा, क्या जिब्रेलिन बनेगी, जिब्रेलिन नहीं बनेगी तो फिर प्लांट जो है टॉल भी नहीं हो पाएगा। तो रिसेसिव का मतलब है कि जो जीन है, जो एलील है वो कैसा है, नॉन फंक्शनल है, मॉडिफाइड है, म्यूटेंट टाइप है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या होता है, जहाँ पर आप ओरिजिनल कॉपी की बात करें, ये आपकी ओरिजिनल कॉपी थी, ठीक है, ये ओरिजिनल कॉपी थी। अब इसी ओरिजिनल कॉपी में क्या हो गया होगा, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने से ओरिजिनल कॉपी किसमें चेंज हो गई, स्मॉल टी में, रिसेसिव में कैरेक्टर में चेंज हो गई। अब क्या हुआ, अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब क्योंकि आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कम से कम 2 कॉपी हो सकती है। तो पहली संभावना क्या हो सकती है कि या तो कैपिटल टी कैपिटल हो जाए, दोनों एलील डोमिनेंट हो, या दोनों एलील जो आपके सुपीरियर हो या ओरिजिनल कॉपी हो सकता है एक कैपिटल टी आ जाए एक स्मॉल टी आए। मतलब एक, क्योंकि एक आप जानते हो कि ये कहाँ से आ रहा है, एक पेरेंट से आ रहा है, मतलब एक आपके जो है मेल से आ रहा है, एक क्या हो रहा है, फीमेल से आ रहा है, ठीक है, एक आपके पिता से आ रहा है या एक आपकी माता से आ रहा है। तो इस प्रकार से, या इसमें हो सकता है कि एक डोमिनेंट आपके फादर से मिले और रिसेसिवनेस आपको क्या मिल जाए, मदर से मिल जाए। या फिर तीसरी कंडीशन थी स्मॉल टी आने का, क्योंकि गैमेट जब आते हैं एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, फिर जाके जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इनकी वजह से पहले तो ओरिजिनल थी, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से आपकी रिसेसिव बन गई। अब इसकी वजह से 3 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जो है स्मॉल टी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। पर किसी एक इंडिविजुअल में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, तीनों किसी एक इंडिविजुअल में नहीं पाए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो अब मेंडल ने जब यहाँ देखा कि जब उन्होंने क्रॉसिंग कराया, F1 जनरेशन उनको मिला, तो F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला कि सभी जो प्लांट ग्रो किए वो सबके सब टॉल नजर आए। सबके सब कैसे नजर आए, टॉल नजर आए। 100% क्या आ गई, टॉलनेस आ गई सभी के। तो मेंडल को लगा कि क्या ऐसी बात हुआ, मैंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक डॉर्फ प्लांट लिया, क्रॉसिंग कराया, क्यों केवल टॉल ही प्लांट दिखा, इसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है फर्दर हम इसके बाद फिर से क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। देखिए इसीलिए उन्होंने क्या किया था, क्लास्टोगैमस फ्लावर लिया था, क्योंकि अगर ये क्लास्टोगैमस फ्लावर नहीं लेते तो इस कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से अध्ययन नहीं कर पाते, क्रॉसिंग हो जाता, शायद क्रॉसिंग होके फिर से आपको हेट्रोजाइगोसिटी मिल जाती। तो सेल्फिंग कराने के लिए जरूरी था कि उन्होंने क्या किया, क्लास्टोगैमस फ्लावर का यूज किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने इस फर्दर जनरेशन को आगे प्रोसीड कराया, इसी बीज को, इसी सीड को जब उन्होंने फिर से जो है प्लांट को गार्डन में लगाया, तो उन्हें ये देखने को मिला आपस में ये प्लांट क्या किए, फिर से क्रॉस किए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी वजह से फिर गैमेट बनेगी। अब क्योंकि देखो यहाँ पे गैमेट जब बना, आपस में क्रॉसिंग हुआ, तो गैमेट बनाने के लिए क्या मैंने कहा था, गैमेट बनाने के लिए एक फार्मूला ध्यान में रखिए, गैमेट इज इक्वल टू होता है 2n, और जहां पर n जो होता है ये हेट्रोजाइगस या हेमिजाइगस, नंबर ऑफ, ये नंबर है, जितने हेट्रोजाइगस होंगे या हेमिजाइगस होंगे उसी का नंबर है। अब यहाँ बताइए क्या हेट्रोजाइगस कितना है, क्या हेट्रोजाइगस है,
और कितना 1 है, तो क्या टू द पावर 1 करेंगे तो एलील की संख्या 2 आ जाएगी। तो इसके द्वारा कितने बनेंगे, 2 एलील बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एलील। इसके द्वारा भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो इसके द्वारा भी 2 एलील बनेंगे, गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या आ गई हमारी गैमीट आ गई, गैमीट आ गई। अब इन गैमीट के द्वारा फिर से क्या होगा, इन गैमीट, जब गैमीट बन गया तो फिर से हम क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा फिर से। तो यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए ये और ये आपस में मिले तो इनकी वजह से क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। मान लीजिए बाई चांस ये और ये मिल गए तो इनके द्वारा क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। या इसकी भी तो संभावना है, ये और इनकी ये आपस में आ गए तो क्या इसकी भी तो संभावना है, ये बन गया। या क्या हो सकता है, एक बार ये आ गया हो और इसके साथ ये आ गया हो, तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा कितनी प्रोजनी बनाई गई, टोटल 4 प्रोजनी बनाई गई। और चारों प्रोजनी में देखा मेंडल ने कि जब हमारे F2 जनरेशन आया तो उन्हें वो देख के हैरान रह गए। पहले उनको क्या लगा कि जब F1 जनरेशन देखा तो उनको लगा कि जो सुपीरियर करेक्टर होता है वो इन्फीरियर करेक्टर को एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, ब्लाइंड करेक्टर ब्लाइंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पर जब उन्होंने F2 जनरेशन देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जब देखा तो उन्हें फिर से जो है पेरेंटल जो ट्रेड था जो कि F1 जनरेशन में नहीं मिला था, उनको F2 जनरेशन में मिल गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से हमारा जो पेरेंटल ट्रेड था या पेवल लाइन थी यहाँ पर मिल गई। तो उससे उन्होंने मेंडल ने दूसरा नियम प्रतिपादित हो गया। दूसरा नंबर नियम क्या कहता है कि बोथ पेरेंटल ट्रेड सेपरेट एंड रीअपीयर कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ F2 जनरेशन में मेंडल ने देखा कि दोनों पेरेंटल ट्रेड फिर से रीअपीयर हो गए जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिख रहे थे। तो उनको ये पता चल गया कि जो ट्रेड होते हैं, जो करेक्टर होते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इनकी मिक्सिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती, ये आगे चल के फर्दर अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब इसका हमको यहाँ पूछा क्या जाता है, इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे क्योंकि ये कैपिटल टी कैपिटल है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट होगी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो टॉल तो करेक्टर आना ही है, तय है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो रिसेसिव कुछ करेगा नहीं, कोई प्रोटीन बनाएगा नहीं, जो कैपिटल टी होगा वो प्रोटीन बनाएगा और टॉल यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ भी वही होगा, टॉल दिखेगा। अब ये रिसेसिव है, कोई प्रोटीन नहीं बने, जब प्रोटीन बन नहीं रही है तो हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपकी जिब्रेलिन नहीं बनेगी, और जब जिब्रेलिन बनेगा नहीं तो क्या प्लांट आपका टॉल होगा, नहीं होगा, डार्क होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल एलील है, ये आपकी कैसी है, नॉन फंक्शनल एलील है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको बात को? देखिएगा जो मैंने आपको बताया क्या आपको समझ में आया। अब इसमें आपको पूछा क्या जाता है, ये देखिए वो पूछता है कि बताइए कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप क्या होता है, जो अपीयर हो, देखने में पता चल जाए। तो क्या आपको फिनोटाइप में दिख रहा है कि 3 लोग टॉल हैं, 1 डॉर्फ है, मतलब जो परसेंटेज आपको आ रहा है 75% वर्सेस 25%। F2 जनरेशन में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का हमने जब रेशियो पता किया तो हमें देखने को मिला कि जो हमारी फिनोटाइप थी, फिनोटाइप का जो रेशियो मिला हमको 3:1 मिला, जिसमें से 3 क्या थे, टॉल थे और 1 क्या था, डॉर्फ था। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको मेंडेलियन रेशियो पूछेगा ना, वो हमेशा मेंडेलियन जो रेशियो आती है वो F2 जनरेशन का ही निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि F2 जनरेशन या F1 जनरेशन तो हमें पहले से पता है कि क्या आ जाएगा, हेट्रोविगर, और हेट्रोविगर में हमेशा जो डोमिनेंट एलील होगा वो खुद को ही एक्सप्रेस करेगा। तो जब भी इंडिविजुअल या किसी अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा होगा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा, वो F2 जनरेशन की बात कर रहा होगा। या रेशियो की अगर बात कर रहा होगा तो किसकी बात कर रहा होगा, वो F2 जनरेशन के रेशियो की ही बात। यहाँ रेशियो निकाल के बताओ, यहाँ रेशियो निकाल के बताओ, कोई रेशियो नहीं आएगा, सबके सब टॉल है, कोई रेशियो की बात ही नहीं होगी। तो F2 जनरेशन में ही केवल हम रेशियो की बात कर पाते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब भी आपको मेंडेलियन रेशियो पूछेगा वो F2 जनरेशन की ही पूछेगा। तो क्या आपको फिनोटाइप समझ में आया? देखिए फिनोटाइप समझ में आया। अब जीनोटाइप क्या, जेनेटिक मेकअप क्या है इनका। तो आप जब जीनोटाइप की बात करेंगे तो क्या जेनेटिक मेकअप में एक कैपिटल टी कैपिटल वाला दिख रहा है, इसका अलग अपीयरेंस है। तो पहले मैंने कहा भाई ये एक टाइप का अकेला सिंगल है। देखा मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी 2 लोग हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने कहा इनका जो हो गया ये 2 हो गया। फिर एक अकेला बेचला स्मॉल टी वाला आ गया, मतलब इसका भी जेनेटिक मेकअप अलग है। तो इससे हमें क्या आया, जो जीनोटाइप रेशियो निकल के आया 1:2 2:1 निकल के आ गया। तो ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट था। अब इसी को अगर हम पुन्नेट के रूप में देखना चाहें तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने आपको गैमीट मिले थे, क्या आपको यहाँ पर 2 गैमीट मिले थे, 2 गैमीट मेल से और 2 गैमीट आपको फीमेल से मिले थे। तो हम जब पुन्नेट चक्कर बोर्ड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पुन्नेट चक्कर बोर्ड में बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हम उतने ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जितने मेल गैमीट हैं। तो यहाँ पर कितने मेल गैमीट बनेंगे, अभी मैंने जब F2 जनरेशन के लिए तो यहाँ पर क्या 2 ही मेल गैमीट बन रहे थे,
तो दो हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल, दो हॉरिजेंटल हो गई। और उतने ही जितने फीमेल गैमेट होते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन मैंने खींचा, ये फीमेल गैमेट के लिए। इधर आपका क्या है, इधर आपका मेल गैमेट है और इधर आपकी फीमेल गैमेट है। अब अभी आपने क्या आपको ऑब्टेन हुआ था, आपको ऑब्टेन हुआ था कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तो ऑब्टेन हुआ था। अब आप क्या होता, प्रोजनी निकालने का एक फार्मूला देखिए। जब भी हम नंबर ऑफ प्रोजनी निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोजनी निकालने का सिंपल सा जो फंडा है, इस पर आप ध्यान रखिए। टाइप ऑफ मेल गैमीट, टाइप्स ऑफ मेल गैमीट, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइप्स ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि कितनी प्रोजनी बनेंगी। तो यहाँ ये क्या टाइप ऑफ मेल गैमीट है, ये टाइप ऑफ फीमेल, ये मेल गैमीट है, ये टाइप ऑफ फीमेल गैमीट है। जब हमने इन दोनों का मल्टीपल किया तो क्या यहाँ पर कैपिटल टी आया। फिर टाइप ऑफ मेल को टाइप ऑफ फीमेल गैमेट से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या ये टाइप ऑफ मेल गैमेट है, ये टाइप ऑफ फीमेल गैमेट है, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, देखते जाइए। फिर यहाँ वही सेम चीज़, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर ये स्मॉल टी। तो देखने से पता चल रहा है, आपको देखने से पता चल रहा है, जो पुनेट चेकर बोर्ड था उसमें भी हमको दिख रहा है कि जो तीन हैं, ये तीनों तीन कैसे हैं, ये टॉलनेस को शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा मिला है जो डॉर्फ है। तो क्या रेशियो निकल के आया, फिर वही बात करें, फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 3:1 आ गया। और जीनोटिपिक रेशियो, जेनेटिक मैकअप क्या था, एक कैपिटल टी वाला था, दो कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, और एक ऐसा था स्मॉल टी वाला था। तो ये आपको आपके सामने निकल की बात आया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, जब भी वो पूछेगा आपको मेंडेलियन रेशियो, वो हमेशा F2 जनरेशन की बात करेगा, F2 जनरेशन की बात करे, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हो, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता हो, या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस की बात करेगा, वो हमेशा जब भी आपको पूछेगा मेंडेलियन रेशियो, वो हमेशा किसका होगा, F2 जनरेशन का होगा। ओके, ये बात समझ में आई। अब हम आगे थोड़ी सी बात को और समझते हैं कि जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो क्या हुआ। तो जैसे मोनोहाइब्रिड था वैसे सेम डाइहाइब्रिड होगा, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही टाइम में दो कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे, दोनों कैरेक्टर को एक साथ अध्ययन करेंगे, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए, क्या फिर वही बात, गैमेट बनाएंगे। पहला काम क्या होगा, हम गैमेट बनाएंगे, क्योंकि गैमेट है तो जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइज करके आगे चल के नया प्रोजेनी बनाएंगे। तो पहले हम गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ जब हम गैमेट बनाएंगे तो क्या देखिए, फिर से फार्मूला गैमेट बनाने का 2n। क्या ये होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस 2 = 1। क्या इसके द्वारा एक गैमेट बनेगा जो कि क्या होगा, कैपिटल टी। ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो 2 क्या एक ही केवल गैमेट बनेगा इसके द्वारा, वो क्या होगा, कैपिटल आर। यहाँ आ जाइए, सेम वही बात, होमोजाइगस है तो स्मॉल टी, होमोजाइगस है तो स्मॉल आर। ये बात समझ में, ये आपके क्या आ गए, ये आपकी गैमेट आ गई, ये आपके क्या आ गए, गैमेट आ गए। अब गैमेट का फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोजेनी मिलेगा। ये रहा क्रॉसिंग, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, ये आपकी पेरेंटल P1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है, पेवल लाइन है, देखिएगा। तो यहाँ क्या आपको मिला, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। ये आपकी क्या मिली, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आपको मिल गई। तो क्या F1 जनरेशन में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन स्पेस होगा, क्या कैपिटल टी स्पेस होगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी ओरिजिनल जीन की कॉपी है, तो ये अपने आप को डोमिनेट दिखाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो जीन ही नहीं है, एक्टिव जीन ही नहीं है जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस कर पाए, या जो जीन बचा हुआ है इतना इनएक्टिव है कि उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो भी इफेक्टिव नहीं है। तो ये आपको टॉल देगा। इनकी दोनों वजह की वजह से क्या टॉल आ गई, या इन दोनों की वजह से क्या जो सीड का शेप है वो आपकी क्या आ गई, क्या आपकी राउंड आ गई। तो F1 जनरेशन में 100% क्या आया, टॉल आया विथ राउंड सीड। क्या यही मिलेगा, टॉल विथ राउंड सीड, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, इसी F2 फिर से हमने कहा लो और आगे फर्दर जो है इसका स्टडी करते हैं, तो फिर हमने इसका क्या किया, सेल्फिंग कराई फिर से। अच्छा, सेल्फिंग की एक फायदे, सेल्फिंग की दो बात मैं आपको बता दूं। सेल्फिंग से एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। जब आप सेल्फिंग करते हैं ना, तो सेल्फिंग से तो पेवल लाइन मिलती है। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ क्या है, ये हाइब्रिड वीगर है, यहाँ पेवल लाइन क्या ये थी,
सेल्फिंग करने से हमको पेबल लाइन तो मिलती है, लेकिन एक बात और इसमें दिक्कत हो जाती है कि अगर आप किसी चीज़ की बार बार रिपीटेशन सेल्फिंग कराते हैं तो जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो तो दिखता है, साथ साथ में रिसेसिव करेक्टर की जो एक्युमुलेशन होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब रिसेसिव करेक्टर भी आगे चल के देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनके बीच मैरिज इसलिए अलाउ नहीं कराई जाती है क्योंकि जब बार बार आप सेल्फिंग कराते हैं तो उससे जो रिसेसिव ट्रेड होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं, वो आके नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब इसी में क्या हुआ, 100% जो टॉल और राउंड शेप आ गए। अब फिर मैंने इनकी क्या करा दी, सेल्फिंग कराई। मैंने कहा चलो F2 जनरेशन में देखते हैं क्या हालचाल है इनका। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमने कराया। तो जब फिर वही बात, गैमेट पहले बना, पहले काम जैसे मैंने यहाँ लिखा तुरंत आपको पूछना चाहिए सर गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट बनाएंगे फिर हम। तो क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ हम रखेंगे टू द पावर n, तो क्या इसकी वजह से 2 बनेंगे, क्या इसकी वजह से 2 बनेंगे, और ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्या इसकी वजह से भी 2 बनेंगे, क्या टोटल ये 4 गैमेट बनाएगा। फिर यहाँ आएंगे, क्या इसकी वजह से भी 2 बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और क्या इसकी वजह से भी 2 ही बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो क्या टोटल गैमेट यहाँ भी 4 बनेंगे, मतलब 4 मेल गैमेट और 4 फीमेल गैमेट। और प्रोजनी निकालने के लिए मैं क्या फार्मूला बताया था, जब भी आपको प्रोजनी निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोजनी निकालना हो, तो आप क्या करिए, मेल गैमेट, मेल की गैमेट जो हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए फीमेल की गैमेट से। क्या यही मैंने बताया था। तो क्या नंबर ऑफ प्रोजनी आप बता पाएंगे, 4 × 4 = 16। क्या 16 प्रोजनी आएंगे, मतलब मेंडल के डाई हाइब्रिड में F2 जनरेशन में कितने प्रोजनी होते हैं, F2 जनरेशन में 16 प्रोजनी होते हैं। यही जब हम मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते थे तो कितने आते थे, केवल 4 आते थे। तो ध्यान में रखना इस बात को। अब मैं इसको क्या करूंगा, इन सारी प्रोजनी को दिखाने के लिए मैं पुन्नेट चेकरबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो आप देखिएगा कैसे होगा, चलिए देखिएगा। 4 गैमेट टोटल बने हैं, इनको ध्यान रखिए। देखिए कौन कौन से गैमेट, एक कैपिटल T स्मॉल t, ये गैमेट, और ये चारों टोटल गैमेट बने हैं। अब इनकी हम बात पुन्नेट चेकरबोर्ड से हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कैसे जो है 16 प्रोजनी आए, तो वो हम आसानी से सीखे। बहुत आसान होता है पुन्नेट चेकरबोर्ड, इसीलिए तो मेंडल को कोई पसंद नहीं किया। मेंडल अपनी बात कहते रहे कि जो है ऐसे होता है, और क्योंकि उन्होंने पहली बार जूलॉजी में जो है इन्होंने मैथ का एप्लीकेशन किया था, इसलिए ये क्या हुआ, इनकी बात तो कोई समझना ही नहीं चाहता था। बाद में तो 3 वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, फिर से मेंडल के नियम का फिर से डिस्कवरी की 1900 में। तब जाके लोगों को पता चला कि मेंडल भी कोई आदमी थे, कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स जैसे टर्म पे काम किया है। तो इन्होंने मैथमेटिक का यूज़ कर लिया था, इसी से लोग घबरा ज़्यादा गए थे, क्योंकि अधिकतर लोग मैथ छोड़ के तो बायो लेते हैं, उन्होंने बायो में भी मैथ यूज कर दी थी। अब यहाँ मैंने कहा कि नंबर आप हॉरिजेंटल कॉलम बनाइएगा, जो वर्टिकल कॉलम होती है वो आपकी जो है मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगी, और हॉरिजेंटल जो कॉलम बनेगी वो कैसे करेगी, फीमेल। तो यहाँ कितने मेल गैमेट बन रहे थे, क्या 4 बन रहे थे, तो हम 4 कॉलम बनाएंगे यहाँ। फिर मैंने 4 कॉलम बनाया, और फिर क्योंकि 4 फीमेल ही गैमेट थी तो यहाँ मैं लिख दूँ पहले, ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला कॉलम, और ये वाला आपका फीमेल करेगा। तो यहाँ भी क्या करूँगा, मैं 4 बनाऊंगा, 1 2, ठीक है। ये देखिए अब मैं क्या करूंगा, नंबर से मैं क्या करूंगा, गैमेट को लिखता जाऊँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को लिखता जाऊंगा। आपको अगर याद हो तो क्या था, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। यहाँ भी वही कैपिटल T स्मॉल t, इसके साथ कैपिटल R, फिर इसके साथ क्या रखिए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अब मैंने कहा था प्रोजनी बनाने का सबसे क्या था कि नंबर ऑफ मेल गैमेट और टाइप ऑफ मेल गैमेट और टाइप ऑफ फीमेल गैमेट को आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और इनका करते जाएंगे तो आपको प्रोजनी मिलती जाएगी। जैसे देखिएगा क्या T, यहाँ देखिएगा मैं एक साथ पहले लिख दे रहा हूँ, T कैपिटल R देखते जाइएगा, T कैपिटल R स्मॉल r, फिर इनका आपस में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R, फिर इनका आपस में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r। क्या समझ में आया, देखिए क्रॉस करते जा रहा हूँ। अब फिर इनका आपस में करिए, क्या कैपिटल T और इस कैपिटल R स्मॉल r, सेकेंड कैपिटल T स्मॉल r, थर्ड कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, फोर्थ कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R, फिर इनका देखिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, फिर इनका देखिए स्मॉल t, कैपिटल R, फिर इसका स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। यहाँ फिर आ जाइए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, फिर इनका देखिए कैपिटल T स्मॉल t
स्मॉल आर, फिर इनका देखिए स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर इसमें देखिए स्मॉल टी, स्मॉल आर। तो क्या टोटल हमको 16 प्रोजेनी मिल रहे हैं। ये किसका रेशियो, ये किसका है, ये F2 जनरेशन का रिजल्ट है। कितने हैं प्रोजेनी मिल गए, 16 प्रोजेनी मिल गए हमको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख के बताइए, जैसे आप थोड़ा सा अगर आप और दिमाग लगाना चाहें तो देखिए क्या कि हमको जब मोनोहाइब्रिड हम क्रॉस कर रहे थे तो फिनोटाइपिक का रेशियो आया था 3:1, क्योंकि हम एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं, एक कैरेक्टर का अध्ययन कर रहे थे। तो जब हम डाई हाइब्रिड की बात करते हैं तो इसी 3:1 वाले रेशियो को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको फिनोटाइपिक रेशियो मिल जाता है, जो कि 9:3:1। आप मल्टीपल करके देखिए, 3 से इसको जैसे आप करते हैं, देखिए 3:1 का जब मल्टीपल करेंगे 3:1 का, तो पहले एक बार 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या 3 3 जा 9, 3 1 जा ये 1, क्या 3, फिर एक बार 3 से करिए तो क्या 3, फिर एक बार इससे करिए क्या 1। तो अगर आपको मोनोहाइब्रिड का रेशियो पता है तो जब डाई हाइब्रिड का रेशियो पूछे आप जीनोटाइपिक का फिनोटाइपिक का, तो आपको केवल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आसानी से आपको रेशियो मिल जाएगा। अब इसमें तो 9 है, यहाँ जो मैं आपको फिनोटाइपिक रेशियो बता रहा हूँ 9:3:1, इसमें क्या 9 क्या है, 9 यहाँ पर आपका है कि 9 जो हैं वो टॉल हैं और राउंड शेप हैं, और जो आपके 3 क्या है, टॉल हैं लेकिन कैसे हैं, रिंकल्ड हैं। फिर अगले जो 3 हैं वो कैसे हैं, डॉर्फ हैं और राउंड हैं, और लास्ट वाला क्या है, डॉर्फ है और रिंकल्ड है। तो ये रेशियो मिल जाएगा। आपने जीनोटाइपिक रेशियो तो नहीं पूछा है, पर थोड़ा क्योंकि आपको जीनोटाइपिक रेशियो आपको मोनोहाइब्रिड का पता है, तो वहीं से मैं आपको जो है डाई हाइब्रिड का भी फिनोटाइपिक रेशियो आपको मैं जीनोटाइपिक रेशियो बता दे रहा हूँ। देखिए जब आप मोनोहाइब्रिड करते थे तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो क्या यही आता था, 1:2:1, ठीक। अगर हम डाई हाइब्रिड के क्रॉस के लिए करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ आपको करना सिखाया वैसे आप क्या करिए, F2 के लिए डाई हाइब्रिड के लिए कैसे आप करेंगे कि 1:2:1, इसको एक ब्रैकेट में 1:2:1 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो आपको मिल जाएगा। कैसे, क्या कितना मिलेगा देखिएगा, मेरे साथ करके जाइए, 1:2, फिर क्या 2:2, फिर ये क्या हो गया 1, फिर S2 क्या हो गया 2:2, 4:2, फिर 2:1, 2:1, ये आपका क्या आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी वो मेंडेलियन रेशियो की बात करेगा वो हमेशा आपसे F2 की ही बात करेगा, या कोई अननोन ऑर्गेनिज्म की बात करेगा जिसके बारे में उसे नहीं पता है, तो भी जो अननोन ऑर्गेनिज्म है वो भी किससे बिलोंग करेगा, वो भी F2 जनरेशन से ही बिलोंग करेगा। तो अगर ये आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।